जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वायरमेंट के एक और वीडियो में। आज हम लोग अपने इन्वायरमेंट के नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। तो इन्वायरमेंट के 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बस खत्म ही होने वाले हैं। आपको करना क्या है, फिर से मैं रिपीट करा देता हूं। 500 ये क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं अच्छे से, जैसे मैंने करा है। पूरी प्लेलिस्ट बनी ये, प्लस इन्वायरमेंट के PYQ और प्लस जो करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, उसमें कोई इन्वायरमेंट की न्यूज़ होगी जो, बस इससे बाहर कोई सवाल नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट को करने का यही एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपको UPGK एकदम शुरू करनी है, तो UPGK के पहले आप बेसिक पढ़िए, ठीक है। और बेसिक पढ़ने से पहले आपको एक आइडिया हो उसके PYQ देख के। कैसे? पहले उसके PYQ देखिए, तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा मैप से कैसे सवाल बनते हैं, कि यूपी कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, तो उसके हिमाचल प्रदेश के, मतलब हिमाचल प्रदेश से यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, झारखंड से कितने करते हैं, छत्तीसगढ़ से कितने करते हैं, मध्य प्रदेश से कितने करते हैं ना, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, नदर्न कौन सा है, सदर्न कौन सा है ना, कितने ज़िले हैं, कितने ज़िले नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सब आपको आइडिया लगेगा जब आप क्या देखेंगे, PYQ। तो UPG के एक PYQ देखिए, फिर उसके बेसिक नोट्स पढ़िए, प्लस 500 एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो लगा लीजिए, है ना। तो हर सब्जेक्ट को ऐसे आप इंटीग्रेटेड वे में कराया जाता है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप हमारा पेड ग्रुप को ज्वाइन करके तैयारी करते हैं तो आप एकदम सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर 416 देखते हैं। 416 कह रहे हैं, तमिलनाडु ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य के 2 जिलों में लगभग 11,806 हेक्टेयर भूमि में फैले कुडुवर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य, कौन सा, कुडुवर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दे दी है। उन 2 जिलों के नाम कौन से हैं, ठीक है। तमिलनाडु हैज़ रिसेंटली अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कुडुवर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। आपको पहली चीज़ ये याद रखना है, कुडुवर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु में, जो कि इतने एरिया में फैली हुई है। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का टाइम पीरियड याद रखना है। तो ये कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, एक है करूर और दूसरा है डिंडीगुल, ठीक है। करूर और डिंडीगुल, ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था तो इसलिए है ये, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, करूर डिंडीगुल। अगला, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों को दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना, मतलब ऐसे चलना में, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। परम्बिकुलम, परियर, सत्यमंगलम और नागरहोल, ठीक है। यही 4 हैं। अब इनको आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना होगा। तो दोस्तों देखिए, परियर टाइगर रिजर्व की अगर बात करें हम, तो परियर टाइगर रिजर्व आपको दिखेगा केरल में। कहाँ पे है, केरल में है परियर टाइगर रिजर्व। नागरहोल की बात करें तो ये तो कर्नाटक में है। ये कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है। और आप अगर हम बात करते हैं सत्यमंगलम की, तो ये तमिलनाडु में मिल जाएगा आपको। और परम्बिकुलम ये भी केरल में है। तो इसका सही जो आंसर है, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर देखें तो सबसे पहले परियर आपको मिलेगा, फिर केरल में परम्बिकुलम उससे ऊपर, सत्यमंगलम तमिलनाडु की साइड और कर्नाटक उससे ऊपर। तो इसका आंसर C होना चाहिए। क्या होना चाहिए, C, है ना। तो इस तरह से भी आपको लगाने को आ जाता है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। 418 फिर से वही है, निम्नलिखित अभ्यारण्य को पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है, यानी ईस्ट टू वेस्ट में लगाना है। इस तरफ से हमें चलना है इसको। कौन कौन से हैं भाई, बांधवगढ़ है, बेटला है, वन विहार है और डायनासोर फॉसिल है। देखिए, बेटला टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये झारखंड में है। कहाँ पे, झारखंड में है, ठीक, नंबर 1। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भोपाल में पड़ता है, MP में, ठीक है। और वन विहार भी आपका कहाँ पे पड़ेगा, ये भी आपको मतलब MP में पड़ जाएगा, ये भी, ठीक है। और डायनासोर फॉसिल की बात करें तो ये भी MP में ही है ना। तो वेस्ट टू ईस्ट में अगर चलेंगे तो ये एकदम सही पोजीशन होगी, यानी ऑप्शन A हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, भारत वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में प्रश्न है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है, भारत में पहाड़ी जिलों की संख्या 140 है। टोटल नंबर ऑफ जो हिल डिस्ट्रिक्ट है कितनी है, 140 है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जिलों की संख्या जो है, कुल संख्या सबसे ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में हिल डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट है। भारत में आदिवासी जिलों की संख्या 218 है। टोटल जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है भारत में 218 है। हिल डिस्ट्रिक्ट 140, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 218। और राज्यों की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ऑप्शन जो D है वो गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम आदिवासी जिलों की बात करें ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की, तो मणिपुर में है सबसे ज़्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना। हिल डिस्ट्रिक्ट भारत में कितने, 140 और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 218, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं 420 नंबर प्रश्न पे।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से हमको गलत पहचानना है, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। भारतीय मानक संस्थान वर्ष 1947 को अस्तित्व में आया था। द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना जो है वर्ष 1982 में की गई थी। भारतीय मानक संस्था का जो निशान है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रमुख मानक चिन्ह है। और एग मार्क जो है वो भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 1935 में स्थापित द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत होगा ये आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा गलत हो जाए, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, ना कि 1982 में, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। याद रखिएगा भारतीय मानक संस्थान वर्ष 1947, यहाँ पे 1986 होना चाहिए, बाकी ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 421 पे। इसमें भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्य रूप से पराबैंगनी विकिरण के द्वारा होता है। ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर मेनली बाय अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के जीवमंडल की रक्षा करती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ बायोस्फीयर फ्रॉम यूवी रेज। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत का जो स्तर है प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, द लेवल ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो है एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल, इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ओजोन लेयर को रेगुलेट कौन करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही करती है, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसों को उनके वायुमंडल में उनके योगदान के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग गैसेज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में लगाना है। ठीक है, नियॉन, हीलियम, मीथेन। ठीक है, छोटे से बड़े में लगाइए, कौन सी किस्में ज़्यादा होती है। देखिए नियॉन की अगर बात करें तो 18.18 जो है पार्ट्स पर मिलियन होता है, पीपीएम इसको बोलते हैं। और हीलियम की बात करें तो ये कम होती है, 5.24 के आसपास होती है ये भी। और मीथेन और कम होती है, 1.92 पीपीएम के आसपास होती है। असेंडिंग का मतलब हो गया छोटे से बड़ा, क्या हो गया, छोटे से बड़ा। तो आप देख सकते हो इसमें सही क्या होगा, यानी 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 17 सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो मैंने बोला था आपसे 17 एसडीजी गोल जरूर याद रख लेना, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, एक बार तो ये जरूर पूछेगा। तो कौन सा इसमें से सही है, गोल 5, गोल 10, गोल 13, गोल 4। देखिए गोल 5 नो पॉवर्टी कह रहा है, तो यही गलत हो गया। नो पॉवर्टी जो है ये आपको याद रखना गोल 1 में आता है। किस में आता है, गोल 1 में। गोल 5 में फिर क्या है, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, लैंगिक समानता की बात करते हैं। याद रख लेना भाई, ये पूछता है प्लीज़, है ना, जेंडर इक्वालिटी। नो पॉवर्टी आपका 1 में आ जाता है। फिर जीरो हंगर की बात करें 2 में आता है, एसडीजी गोल 2 है। ठीक है, और 10 में फिर क्या आ जाएगा, इनइक्वलिटीज़ को कम करना, समानता को कम करना, रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, है ना, इनइक्वलिटीज़ को कम करने की बात करता है गोल 10। गुड हेल्थ एंड वेलबींग की अगर बात करें तो ये आपका किस में आता है, गोल 3 में आता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और गोल 13 में तो फिर क्या आ जाता है, गोल 13 में क्लाइमेट एक्शन आता है, क्लाइमेट एक्शन, है ना, जलवायु के लिए जो हम करते हैं। गोल 4 बिल्कुल सही है, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पॉवर्टी 1 में है, हंगर 2 में है, गुड हेल्थ वेलबींग 3 में है, 4 में एजुकेशन है, 5 में जेंडर इक्वालिटी हो गया, 10 में इनइक्वलिटीज़ को कम करना है, और क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो 13 में है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित महत्वपूर्ण वर्षों के संदर्भ में। ठीक है, 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, 2012 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन, 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन ये आपके 2013 में मनाया गया, ना कि 2012 में। ठीक है, तो ये आपका हो गया गलत यहाँ पे। ठीक, चलिए 425 देखते हैं। 425 क्या कह रहे हैं, कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के संदर्भ में गलत विकल्प कौन सा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नीरी की बात कर रहा है। यह महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में अवस्थित है। इट इज़ लोकेटेड इन नागपुर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में की गई थी। इस्टेब्लिश इन 1958 एज सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नीरी पूछता ज़रूर है आपके एग्जाम में। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि इसके 4 नहीं 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ हैं ना, 5 जो है रीजनल या जोनल लेबोरेटरीज हैं। एक तो चेन्नई में है, ठीक है,
दिल्ली में है, ये भी सही है, हैदराबाद में है, ये भी सही है, मुंबई में है, ये भी सही है, एक और है कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पे? कोलकाता। तो याद रखिएगा नीरी जो है नागपुर में है, इसका हेडक्वार्टर जो है, और 1958 में बना था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में आता है, और इसके 5 जो हैं रीजनल लेबोरेटरीज़ हैं, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता, ठीक है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, इसमें भी कौन सा गलत है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट, और ठीक है, इनकी डेफिनेशन है। कार्बन टैक्स की क्या है? लिवाई ऑन द एमिशन ऑफ ईच टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड बाय द कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। मतलब जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर यह लगाया जाता है। कार्बन क्रेडिट यह धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देता है। कार्बन क्रेडिट क्या देता है? दिस इंटाइटल द होल्डर टू एमिट अनदर ग्रीन हाउस गैसेज इक्वल टू द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय। मान लीजिए भारत ने कम कार्बन इमिशन करा है तो भारत को कार्बन क्रेडिट मिल जाए। क्रेडिट मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है ना, कि आपको इमरजेंसी में पैसा दे दिया जाता है, 50 दिन बाद चुकाइए, यही होता है ना। तो कार्बन क्रेडिट कौन देगा भाई? अब जो डेबिट में होगा, डेबिट मतलब जिसने कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन करा होगा, है ना। तो ये होता है आपका। और कार्बन टैक्स उन्हीं पे लगता है जो सबसे ज़्यादा इमिशन करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए 427 देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है, ये बताना है। इंदौर को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। मेघालय को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। और तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा गलत हो जाएगा, मेघालय ने त्रिपुरा को मिला है ना। त्रिपुरा सेलेक्ट हुआ एज अ क्लीनेस्ट स्टेट इन कैटेगरी ऑफ लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, है ना। त्रिपुरा को ये अवार्ड मिला है, ना कि मेघालय को। तो ये गलत है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, करंट से लिंक करके पूछा गया है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। 428 देख लेते हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये औषधीय उपयोग है, डेट से टेट्रासाइक्लिन जीवाणुनाशक के रूप में, पेनिसिलिन जीवाणुरोधी के रूप में, मॉर्फिन पीड़ाहारी के रूप में, और एट्रोपिन कवकनाशी के रूप में, ठीक है। कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिए एट्रोपिन है जो, ये गलत हो जाएगा। फंजीसाइड नहीं है, ये इंसेक्टिसाइड कह सकते हो आप इसको, है ना। ये हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी में, जो हार्ट बीट वगैरह स्लो हो जाती है ना, टू ट्रीट स्लो हार्ट बीट। इंसेक्टिसाइड होता है, ना कि फंजीसाइड। ये सही है। टेट्रासाइक्लिन जीवाणुनाशक, पेनिसिलिन जीवाणुरोधी, मॉर्फिन पीड़ाहारी, ठीक है। चलिए 429 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? पफ बॉल, एल्गी, लाइकन या मॉसेस। तो बहुत ही आसान है, ये तो बता सकते हो। लाइकन बहुत अच्छा सूचक होता है पर्यावरण प्रदूषण का। क्यों? क्योंकि जहाँ ये ठंडी जगहों पे होता है, जैसे ही वहाँ की वायु प्रदूषित होती है, पेड़ खराब पौधे होने लगते हैं, पत्थरों पे उगते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी या बायोगैस, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन है भाई? पेट्रोलियम तो नॉन रिन्यूएबल हो गया, वापस तो आएगा नहीं। बाकी सोलर, विंड, बायोगैस ये सब रिन्यूएबल है, नवीकृत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? नोबी एंड कांतो प्लेन्स, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान या चाइना। ये कहाँ पर है? नोबी कांतो, ये है जापान में। कहाँ पे है? जापान में, ठीक है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑयल रिफाइनिंग से, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री द्वारा, थर्मल पावर प्लांट द्वारा या माइनिंग द्वारा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट से जो चिमनियाँ होती हैं उनसे निकलता है कोयले की ऐश वगैरह जो होती है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, ये बताना है आपको। अर्थ समिट से, क्योटो प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से या G8 समिट से, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था क्योटो प्रोटोकॉल से। कब आया था? क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए 434 देखते हैं। द सिंबल इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है? गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, एक्सपोर्टेड गुड्स या इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क संबंधित है आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट, भाई उसके लिए इको मार्क लगा देते हैं कि पर्यावरण फ्रेंडली है, यानी इको फ्रेंडली है, ठीक है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? विजय सागर बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज। कहाँ पर है ये? तो ये आपको मिलेगा महोबा में। कहाँ पे है? विजय सागर पक्षी विहार महोबा में।
436 देखते हैं, भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? पोर्ट ब्लेयर, जोरहट, तिरुवनंतपुरम या कोयम्बटूर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको जोरहट में मिलेगा। कहाँ है? जोरहट में। और जोरहट है कहाँ? असम में। कहाँ पे है? असम में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? इंडो म्यांमार लैंडस्केप, लक्षद्वीप, सुंदरवन या पंचमढ़ी। ठीक है, इनमें से कौन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? देखिए, आपको बताओ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 4 हैं भारत में। एक तो हिमालयाज हैं जो, ठीक है, नंबर 1 हिमालयाज आते हैं। इंडो बर्मा रीजन आ जाता है, इंडो बर्मा यानी भारतीय म्यांमार जो क्षेत्र है, जो ये दिया हुआ है यहाँ पे। वेस्टर्न घाट आ जाता है ना, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं। और सुंडालैंड जिसमें अंडमान निकोबार वगैरह आ जाएगा। ये बस ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड। तो यहाँ आपको दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, चलिए 438 देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेयर इज इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट? देवरिया, झांसी, वाराणसी या गोरखपुर? तो ये है आपका झांसी में। कहाँ पे है? झांसी में है, झांसी में। 439 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है? चंदौली नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? चंदौली नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे ही चंद्रप्रभा जो है वो भी आपको यहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में ही, चंदौली में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस वर्ष स्थापित किया गया था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, IPCC की बात कर रहा है। 1972, 76, 80 या 88? तो IPCC को सेट करा गया था 1988 में। कब करा गया था? 1988 में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? किशनपुर, कैमूर, कैतरनिया घाट या कालेश्वर? कौन नहीं है? तो ये दोस्तों कालेश्वर नहीं आएगा। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह में टच करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी किशनपुर, कैमूर, कैतरनिया घाट ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। 442 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया? मानस, पंचमढ़ी, अगस्तामलाई या नीलगिरी? देखिए, मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये असम में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। और आपका अगस्तामलाई की बात करें, तमिलनाडु और केरल 2 में पड़ता है अगस्तामलाई। और नीलगिरी जो है ये 3 में पड़ता है। कौन कौन से 3 है? एक तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, है ना, इन 3 में ये पड़ता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? व्हेन वाज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1972, 1976, 1981 या 1986? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इन यूपी, दुधवा, पीलीभीत, कॉर्बेट या राजाजी? ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है भाई? आसान है बिल्कुल, ये है जिम कॉर्बेट का, है ना। किसका हिस्सा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एस्टैब्लिश एट गुड़गांव? 1979, 1982, 1984 या 1986? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 को। कब हुई थी? 1984 को। 446 देख ले, निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? कौन नहीं है भाई? क्लाइमेट, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल या टाइम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइमेट का देखिए, मृदा निर्माण का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। टोपोग्राफी का पड़ेगा कि कैसी टोपोग्राफी, स्थल स्वरूप कैसा है, रॉक्स हैं कैसी, है ना, और मटेरियल कैसा है, और धीरे धीरे समय है उसका। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज कर सकता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन अ फूड चेन इज कॉज्ड बाय पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, फ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
पेस्टिसाइड या कीटनाशक ना, खाद्य श्रृंखला में जो जैविक आवर्धन का कारण होता है वो होता है कीटनाशक या पेस्टिसाइड। चलिए 449 देखते हैं। द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? लाइट ईयर में, किलोमीटर में, डॉप्सन में या टेस्ला में? तो हम लोग ओजोन परत की मोटाई नापते हैं डॉप्सन इकाई में या डॉप्सन यूनिट में, ठीक है। चलिए 450 देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? वेयर इज नेशनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो अभी मैंने इसको बताया था ना आपको, नागपुर में है, और इसके 5 रीजनल जो है लेबोरेटरीज भी हैं। कहाँ कहाँ बताएं, कमेंट में तुरंत जवाब दीजिए, अभी बताया जस्ट तुरंत रिकॉल करिए उसको। चलिए 451, बीओडी क्या है भैया? इज अ मेजर ऑफ बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, पैथोजेंस प्रेजेंट इन वाटर, इनऑर्गेनिक मैटर इन वाटर या ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, क्या एक्चुअली मेजर करता है ये, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज? सॉइल, वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी। बताओ इससे भी आसान कोई होगा क्या? ये भी आप ही बताओगे? ये भी मैं नहीं बताऊंगा, वही वाला हाल हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरण वेस्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लीशन प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज, इकोसिस्टम, सोलर एनर्जी, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन, ठीक है। इनमें से कौन सा पेयर सही मैच कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे सही है एकदम, इकोसिस्टम जो है हमारा भाई, सोलर एनर्जी है वही इकोसिस्टम को पूरे चलाता है ना, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैव निम्नीकरण वेस्ट कौन सा? बायोडिग्रेडेबल होता है क्या पॉलीथीन? नहीं भाई, वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। और आपका कौन सा बचा? हो गया सारा, ठीक है। यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। ओजोन हट गई तो हमें हार्म हो जाएगा यूवी रे से, तो यहाँ पे सिर्फ सी सही हो जाएगा। चले 454 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? फिशेस, एम्फीबियन, मैमल्स या फंजाई, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए कवक जो होते हैं इनकी अनलिमिटेड बायोडाइवर्सिटी, इनका कोई था ही नहीं है भाई, इतने सारे फंगस हैं, है ना, तो इनकी अनलिमिटेड होती है ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इकोसिस्टम, ठीक है। कौन सा सही है? बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, ओनली फ्लो ऑफ एनर्जी, ओनली साइक्लिंग ऑफ मिनरल, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एकदम सही है, ट्रू इकोसिस्टम के लिए? तो देखिए दोनों ही में एनर्जी और मिनरल्स वो क्या करते रहते हैं, मतलब एनर्जी जो होगी वो भी फ्लो करती है ऊपर से नीचे की, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में 10% लॉस होती है, और मिनरल जो होते हैं साइक्लिंग में चलते रहते हैं, चाहे वो सल्फर साइकिल हो चाहे नाइट्रोजन साइकिल, है ना। दोनों ही चीज़ चलती है, ना कि सिर्फ मिनरल्स ना कि सिर्फ एनर्जी, दोनों एक साथ चलती है हमारे इकोसिस्टम को बनाने के लिए बैलेंस। चलिए 456 देखते हैं। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन? कलपक्कम, रवतभाटा, नरोरा या तारापुर? पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? दोस्तों देखिए सबसे पुराना तो तारापुर है। कौन है तारापुर? 1961 में बनना शुरू हुआ था ये, और पूरी तरह से 1969 में इसका काम मतलब हो गया था, ठीक है। 1969 में इसने वर्किंग शुरू करी थी, इसलिए 2019 में इसको बने 50 साल हुए हैं, तो ये पूछ भी सकता था आपसे, ठीक है। तो तारापुर हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 457। निम्नलिखित में से कौन मृदा क्षरण का कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन? विंड, वाटर, डेजर्टिफिकेशन या डिफॉरेस्ट्रेशन? काफ़ी आसान है। तो देखिए मरुस्थलीकरण होगा तो इससे सॉइल इरोजन कैसे होगा भाई? पेड़ काटोगे तो होगा, क्योंकि पानी गिरेगा, मिट्टी ओपन हो जाएगी तो गिरने लगेगी, हवा से होगा, वाटर से होगा, डेजर्टिफिकेशन से नहीं होता है। 458 देखते हैं। लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ वेदर फॉरकास्टिंग से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड से, इन्वायरमेंटल लॉ से, ठीक है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे संबंधित होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड या पर्यावरण अधिप्राव की आकलन विधि, इसको बोलते हैं लियोपोल्ड मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। और लियोपोल्ड मैट्रिक्स एक तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो वेट और असेसमेंट वगैरह को देखता है, जो भी जितने इन्वायरमेंट में आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो याद रखिए एक तरह से लॉ है ये। 459 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इंडो गैंजेटिक। ये भी मैंने अभी आपको बताया ना, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब बताइए कमेंट बॉक्स में इसको। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, आपको डायरेक्ट याद करना, कोई माता बच्ची नहीं। ये दिया था एफ ई क्लीमेंट्स ने। मोनोक्लाइमेक्स है ना, जो सक्सेशन थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग मोनोक्लाइमेक्स दिया था एफ ई क्लीमेंट्स ने। चलिए अगला देख लेते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? हु पब्लिश ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट?
यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, जर्मन वॉच, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? जर्मन वॉच। क्या हो जाएगा? जर्मन वॉच। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 462 देख लेना है। निम्नलिखित में से किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द 99% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑब्टेन बाय हाइड्रो पावर? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या ब्राज़ील। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? आंसर नॉर्वे हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, 463 देख लेते हैं। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है भैया? इन्वायरमेंट रिफर्स टू, क्या होता है पर्यावरण? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। द सम टोटल ऑफ कंडीशन विच सराउंड ह्यूमन बींग्स एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट विच आर इंटरलिंक। तो तीनों ही डेफिनेशन इसकी सही हो जाएंगी। ठीक है, 464 सतत विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ। तो क्या होता है भाई? ये इस तरह के प्रश्न आप देखोगे पीसीएस के पेपर पुराने, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड सवाल बहुत आता है। तो किसके उपयोग के संदर्भ में है भाई? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन को हमें ऐसा यूज़ करना है कि वो आगे की जो जनरेशन उनके लिए भी सेफ रहे। ठीक है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या वॉल्केनिक एक्शन। ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस ये तो पता होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ी बात है, तो कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, और ये सब बढ़ाते हैं भाई, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 466 देख लेते हैं क्या कह रहा है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन। कार्बन साइकिल में, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल। तो ये तो बता सकते हो भाई, सोलर विकिरण का सबसे ज़्यादा यूज़ है भाई जल चक्र में ही तो होगा भाई। धूप होगी जब तभी इवापोरेशन होगा, तभी वाटर साइकिल चलना चालू होगी। ठीक है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन, किस पर करती है भाई? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र में या तापक्रम में? तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल टोटली डिपेंड करती है एटमॉस्फेयर में या ह्यूमिडिटी कितनी है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, उसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एयर? कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन या नियॉन? कौन सा हो जाएगा इसका? बिल्कुल रेडॉन नहीं पाई जाती है ना। बाकी हमारे एटमॉस्फेयर में हीलियम, आर्गन, जेनॉन, नियॉन ये सब है, रेडॉन नहीं पाई जाती है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? इकोलॉजी इज सस्टेनेबल इकोनॉमी, दिस इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट? अपीको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, चिपको मूवमेंट या नन ऑफ द अबव? तो इकोलॉजी सस्टेनेबल इकोनॉमी बड़ा फेमस स्लोगन है चिपको मूवमेंट का, जो उत्तराखंड से शुरू हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था भैया? प्लांट कंजर्वेशन, टाइगर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन या प्लांट रिप्रोडक्शन? तो पेड़ों के कंजर्वेशन के लिए था, ये पादप संरक्षण के लिए था। चल, पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है? द मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है भाई? तो मिनिमम रीजन या मिनिमम क्षेत्र जो किसी भी स्पीशीज़ को सर्वाइव के लिए चाहिए होता है, उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। और इसका मेजरमेंट हम करते हैं ग्लोबल हेक्टेयर्स में, भूमंडलीय हेक्टेयर में। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ पर्सन इज कॉल्ड बायोटा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, बायोम या नीच। क्या होता है? मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लाइफ। तो अभी ऊपर हम लोगों ने करा ना, उसी को इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं, है ना, जो मिनिमम एरिया चाहिए उसको अपने जीवन यापन करने के लिए। 473 देख लेते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट इको फ्रेंडली? तो बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या पीपल? देखिए यूकेलिप्टस जो होता है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि जहाँ इसको लगाते हैं पूरा ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसलिए। 474 निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो अभी बता दिए, यूकेलिप्टस। ठीक है। 475 दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज, है ना। जैसे मान लीजिए ट्रांजिशन जोन, अब एक ये लैंड है और इधर वाटर है, ये ट्रांजिशन जोन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इको टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको टोन बोला जाता है। ठीक है, जैसे
आप कछुए का एग्जांपल ले लो, पानी और ये आपका लैंड, उसके बीच में जो है तो ये इकोटोन होता है, ठीक है, ट्रांजिशन जोन होता है दो विभिन्न संक्रांतियों के बीच का। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका माना जाता है? डेजर्ट, माउंटेन, ओशियन या फॉरेस्ट में? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम बता सकते हो यार, इतना विशाल ओशियन है तो स्टेबल है ये, एक दो स्पीशीज गायब भी होंगी तो इतना जल्दी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है? हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? ईपी ऑडम, सी रोनकियर, एफ ई क्लीमेंस या अर्नेस्ट नीस? डीप इकोलॉजी टर्म का यूज़ किसने करा है? तो यही करने वाले थे अर्नेस्ट नीस ने डीप इकोलॉजी टर्म यूज़ करा है। पारिस्थितिकी निकेत या इकोलॉजिकल नीच की संकल्पना को किसने दी है? कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच वॉज इनंसिएटेड बाय, ये सब साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं आपको। इकोलॉजी टर्म किसने दिया, इकोसिस्टम किसने दिया, और आपका ये इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी किसने दिया, इकोलॉजिकल नीच किसने दिया, है ना, तो पूछ लेता। तो इकोलॉजिकल नीच देने वाले हैं ग्रीनेल। कौन है? ग्रीनेल, ठीक है। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? इन विच इन्वायरमेंट द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमम? डीप सी, पेरिस, डेसिडुअस फॉरेस्ट या टैगा? बायोमास कहाँ पे सबसे कम बनेगा? तो बिल्कुल सबसे कम कहाँ बनेगा? डीप सी में, गहरे सागर। भाई सन रेज ही पेनिट्रेट नहीं इतनी कर पाएंगी तो इकोसिस्टम में इतना मास कहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च, 22 मई, 23 जून या 16 अप्रैल? व्हेन बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड? तो बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को। अगला है टुमारो इज बायोडाइवर्सिटी, इसके ऑथर कौन है? टुमारो इज बायोडाइवर्सिटी, इसके ऑथर कौन है? वंदना शिवा, वी के शर्मा, एम एस स्वामीनाथन या मेधा पाटिकर? तो टुमारो इज बायोडाइवर्सिटी के जो ऑथर है वो है वंदना शिवा। कौन है? वंदना शिवा। चलिए 482, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वॉज पॉस्टुलेटेड बाय सीसी पार्क, जे एन जेफर, जोसेफ फॉरियर या एल जॉबलर? ठीक है, तो इसका भी आंसर जोसेफ फॉरियर हो जाएगा, ये हम लोग कर चुके हैं। जोसेफ फॉरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना करी थी। 423 कह रहा है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि क्यों होती है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इंक्रीज इन द एनवायरमेंट ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या नन ऑफ द अबव? बेहद आसान हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है, या मीथेन होता तो वो भी ऑप्शन में हम लोग ले लेते हैं। कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में? अमोनिया, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो अभी बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये ही ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। निम्न में से, नहीं ऊपर छूट गया क्या? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ द मोस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या वाटर वेपर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाटर वेपर। इनमें से अगर देखिए, सबसे ज़्यादा वाटर वेपर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन उतना नहीं कर पाती। जो जितना सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करता है वाटर वेपर। तो ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी आ जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, यही सब। और अगर मैं पूछूं नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या ग्रीन हाउस गैस है, तो वो भी बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। और वाटर वेपर हो गई आपकी। ये मेजर 4 आपको याद रखनी जो ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट करती हैं। चलिए 486 पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखो इसको भी बताया है, ये भी है, ये भी है। आर्गन नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं 487। हरित गृह प्रभाव क्या होता है भैया? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि या नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि? तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से क्या होता है? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इसको समझ लेते हैं, आइए जल्दी से। जैसे ये अर्थ है और ये सन है। अब सन की रे जब आती है तो इतनी रेडिएशन इसकी रहती है कि वो पेनिट्रेट करके आ जाती है, क्योंकि हार्ड होती है, अभी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और फिर अर्थ आपको पता है 2/3 एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये रेडिएट होती हैं शाम को, तो जब ये जाती हैं तो यहाँ ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे CO2 और आपकी मीथेन, वाटर वेपर, ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी, पर आते में सनराइज इतनी तेज़ होती है कि इनको फाड़ चीर के आ जाती है, जाते में वीक हो जाती हैं, तो जाते में टकरा के फिर वापस आ जाती हैं। तो जितना एब्जॉर्ब करना चाहिए वो और एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। 488 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वात्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? विच अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग? अब बताओ, ये बता सकते हो कि नहीं? आराम से बता सकते हो, है ना। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए आप। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन हरित गृह
नहीं नहीं, हरित गृह गैस नहीं, हाँ ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या ऑल ऑफ दी अबव? तो ये भी आसान है, बता सकते हो आराम से, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। चलिए 490, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? द गैसेज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब ये आप बता सकते हो आराम से, रिपीट होंगी। कौन सी हरित गैस नहीं है? फिर से देखिए भाई आगे, कौन सी हरित गैस नहीं है बता सकते हो आप, ठीक है, बता लोगे इतना तो। अभी मैंने बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? फिर से वही है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित ग्रह गैस नहीं है ना? देखिए, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या पॉल्यूशन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्लाइमेट चेंज के क्या कारण होते हैं? तीनों ही कारण होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज? इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ऑब्लिसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन एक्सिस, प्रोसेशन ऑफ इक्विनोक्स, या सोलर रेडियंस। मतलब पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता। इसेंट्रिसिटी मतलब समझे कि अर्थ जो है वो जो चक्कर लगाता है और सन जो है यहाँ पे है ना, दो फोकस होते हैं ना जो इलिप्ट में, वो बता रहा हूँ। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष की तीव्रता, विष्णु अवयन, या सौर किरणत ऊर्जा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सौर किरणत ऊर्जा, सोलर रेडिएशन, क्योंकि ये सब तो एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज है ना, जो बनाई गई हैं, लॉज दी हैं। सोलर रेडिएशन तो भाई सन की लाइट है। आसान था ये, लैंग्वेज से ही पकड़ में आ रहा है। 496 कह रहे, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है? हु हैड सजेस्टेड द शिफ्टिंग अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज? रॉबर्ट हुक, मिल्टन मिलानकोविच, जॉर्ज सिम्पसन, या टीसी चैम्बरलिन। तो ये किसका कहना था? ये कहना था आपका मिलानकोविच, है ना। मिलानकोविच साइकिल भी बताई थी, 12 साल या 6 साल की साइकिल है इनकी, है ना, इन्होंने बताया था जो अर्थ की एक्सिस है वो चेंज हो रही, इसलिए। निम्न में से किससे जलवायु का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज? आइस कोर, फॉसिल पॉलन, ट्री रिंग ग्रोथ, या इवोपरेट डिपॉजिट। जलवायु को क्रायोजेनिक संकेतक हमें प्राप्त होता है हिमकोर से या आइस कोर से प्राप्त होता है, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला कह रहा है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का क्लाइमेट चेंज समझौता कब प्रभावी हुआ था? यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज बिकम इफेक्टिव। 21 मार्च 1994, 21 मई 1995, 21 जून 1996, 21 जून 1999। तो ये कब इफेक्ट में आया था? 21 मार्च 1994 को आया था। कब आया था क्लाइमेट चेंज जो समझौता? 21 मार्च 1994, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 कहाँ आयोजित हुआ है? वेयर इज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन COP21 हेल्ड? मॉस्को, पेरिस, बर्लिन, या टोक्यो? तो ये तो COP21 हो गई भाई पेरिस में। अब तो इस टाइम मैं बताऊँ COP कौन सी चल रही है, एक सेकेंड, COP28, ठीक है। क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कहाँ पे हुई है? दिसंबर में बता सकते हो तो बताइए कमेंट में। और एक और बताइए, COP29 मैं बता देता हूँ, चलिए। COP29 जो है ये 2024 में ही होनी है, नवंबर में, है ना, बाकू में होनी है, अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू। 28 बताओ कहाँ पे हुई है? चलो हम लोग आगे देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन अपना। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट एस्टैब्लिश ग्लोबल एटमॉस्फेयर सर्विलेंस स्टेशन टू कलेक्ट डाटा ऑन वर्ल्ड टेम्परेचर? ठीक है, कहाँ पे नहीं किया गया? अल्जीरिया, ब्राज़ील, केनिया, या इंडिया? तो देखिए, वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन भारत में स्थापित नहीं करा गया है ना, बाकी इन सब पे करा गया है, भारत में नहीं करा गया। तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। आपका इन्वायरमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा करूँगा, इन्वायरमेंट के PYQ करा दूंगा। आप बस इतना करिए, इन्वायरमेंट के 500 क्वेश्चन कर डालिए और अब मैं इन्वायरमेंट के आपको PYQ करा दूंगा। तो बस उतना ही आपके लिए बहुत होगा, फिर आपको लिए इन्वायरमेंट का टेस्ट ले आऊँगा एक, ठीक। इतना कर लेंगे, आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया और लाइक करिए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐसे ही पेड इनिशिएटिव का आप लाभ ले सकते हैं हमारे ऐप से भी और